आरपीएससी का जब से नया सिलेबस आया है, सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है हमारे लिए यूनिट नंबर 2 और 5। पहले तक आरडीटी ऑब्वियसली पीजी सेक्शन में था, आरडीटी के नाम से, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, लेकिन इतना सब कुछ उन्होंने खोल के नहीं लिखा था, जिसमें कि अब की बार उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी लिख दिया है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी लिख दिया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसी प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी वाली यूनिट है, वो दो इकोलॉजी वाली यूनिट्स थी, उनको कुछ मिलाकर कुछ नया ही उन्होंने सब्जी बनाई है, जिसमें कि उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि आपको राजस्थान के बारे में भी डिटेल पता होना चाहिए और भारत के बारे में भी डिटेल पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी से संबंधित बायोज्योग्राफी शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि बड़ा डिटेल शब्द होता है, क्योंकि राजस्थान में भी आपको बायोज्योग्राफी पढ़नी है, तो भारत के लेवल पे भी आपको बायोज्योग्राफी पढ़नी है। इस तरह की चीजों का डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ पर देने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले हमारे इंडेक्स के बारे में बता दूं, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है। सिलेबस आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो माइक्रोबियल कल्चर, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कल्चर मीडिया, स्टरलाइजेशन मेथड एंड प्योर कल्चर टेक्निक। बेसिकली बायोटेक की जो शुरुआत होती है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीन थेरेपी, थेरेपेटिक एजेंट में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो बेसिकली आपके हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बात कर रही है, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, इनके संबंध में ये बात करने वाले हैं। टिश्यू कल्चर में प्लांट और एनिमल टिश्यू कल्चर दोनों को इंक्लूड किया गया है। जरा इस बात को पूरा सा दोबारा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो टॉपिक लिए हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप, आपका बेसिक माइक्रोबायोलॉजी के ये यहाँ से लेके यहाँ तक के टॉपिक, जिसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कल्चरल मीडिया, स्टरलाइजेशन मेथड और प्योर कल्चर टेक्निक, कुछ न्यूमेरिकल को भी ऐड किया है, स्पेशली डाइल्यूशन के मेथड्स में। जो सीरियल डाइल्यूशन का एक न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा आना चाहिए ग्रोथ के साथ साथ। रिकॉम्बिनेंट इन टेक्नोलॉजी, डीएनए क्लोनिंग, प्लाज्मिड वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, शटल वेक्टर, ये सब प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हुए हैं विद डायग्राम, जो कि मैं भी आपको नोट्स के रूप में दिखाने वाला हूं। वायरस बेस्ड वेक्टर, इंपॉर्टेंट वायरल वेक्टर, मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स एंड रिकॉम्बिनेंट इन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद और डिटेल में चले जाएं तो हम कहेंगे भाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम का डिस्क्रिप्शन है, बीटी क्रॉप्स, न्यूट्रिशनल, जो आपका गोल्डन राइस वगैरह, न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट ऑफ द इन ट्रांसजेनिक प्लांट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन ट्रांसजेनिक प्लांट, बायो फर्टिलाइजर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट इन टेक्नोलॉजी इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, ह्यूमरिन प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, वैक्सीन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोसेंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर अप्लाइड बायोटेक के टॉपिक में ये पढ़ाया जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस पिछली बार सवाल भी था आपके 2025 में आरपीएससी में। प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड साइब्रिड का एक पूरा चैप्टर अलग से भी ऐड किया है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक है। एंथर पोलन कल्चर, जिसको हैप्लॉइड कल्चर आप बोलते हो, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, क्रायो प्रिजर्वेशन इन द प्लांट जर्मप्लाज्म, एनिमल टिश्यू कल्चर और टेक्निक्स इन एनिमल टिश्यू कल्चर, और क्वेश्चन पेपर। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में जो हम लोगों ने ऐड किया है, जैसे कि आप सिलेबस को देख पा रहे हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम, 11 टेरेस्ट्रियल बायोम हमने ऐड किए हैं, जो वर्ल्ड के जो 11 टेरेस्ट्रियल बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर टुंड्रा तक के। बायोजोग्राफिक जोन, जो 10 बायोजोग्राफिक जोन है इंडिया के, उनके बारे में। एंडेमिज्म इंडिया के लेवल पे और राजस्थान के लेवल पे। हॉटस्पॉट, जो 4 हॉटस्पॉट्स हैं। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू राजस्थान, भयंकर टॉपिक है, ध्यान रखना। ये तीनों चारों टॉपिक इंडिया के लेवल पे और राजस्थान के लेवल पे दोनों पे पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज का क्या हिसाब किताब है, कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें सबसे पहला कौन सा था, फिर लास्ट कौन सा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। वेटलैंड्स, जो 4 नेशनल वेटलैंड्स अब राजस्थान में अनाउंस हो चुके हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्रेड ग्रूव्स, लगभग 100 से ज्यादा सेक्रेड ग्रूव्स, यानी कि जो जिनकी पूजा होती है जिन वनों की, उनके बारे में। ओरन जिसको कहा जाता है, विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान। कुछ हिडन टॉपिक भी इसके अंदर हमने इंक्लूड किए, उसके बारे में बता दूं। जैसे पहला टॉपिक है आपका, पहला चैप्टर लंबा चौड़ा चैप्टर है, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम, बायोजोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंडेमिज्म एंड हॉटस्पॉट, रेड डेटा बुक, वो जो अपना होता है ना
वल्नरेबल और एंडेंजर्ड, वो पूरी कहानी। इन्वेजिव प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारा कुछ है जो हमें पता होना चाहिए। मेजर बायोजियोग्राफिक रीजंस ऑफ राजस्थान, मेजर फॉरेस्ट टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल पार्क, और ये सब कुछ आपके राजस्थान के सेंस में। बायोलॉजिकल पार्क जैसे स्नेक जू कहाँ पर है, सांपों का चिड़ियाघर। सेक्रेड ग्रूव्स, एनिमल बायोडाइवर्सिटी इन राजस्थान, प्लांट बायोडाइवर्सिटी इन राजस्थान, एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, स्टिल हमने इसको ऐड किया क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस आप इसको चैलेंज कभी नहीं कर पाएंगे अगर कोई एथनोबॉटनी से रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछ लिया तो। ज्यादातर जहां पर भी राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी शब्द इस्तेमाल होता है, मुझे लगता है कि एथनोबॉटनी शायद 2 ही पेज की हमने ऐड की है, 2 से 3 पेज की, पर वो पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको जो शुरुआती पेजेस है उसमें हमने शुद्ध रूप से हिस्ट्री ज्योग्राफी का हिसाब किताब रखा है, क्योंकि किस वैज्ञानिक ने क्या खोज की है। तो 1663 से लेकर 2012 तक की जो मेजर डिस्कवरीज हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिन पर की सवाल पूछा जा सकता है, वो सारे के सारे वैज्ञानिकों की लिस्ट बनाइए। कौन कौन सा बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स होते हैं, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये टर्म मजे की बात है पिछले वाले सिलेबस में थी, तो हमने पहले लिस्टिंग कर दी इसकी, उसके बाद इसकी डिटेलिंग हमने पूरे के पूरे कोर्स में डाली है बेसिकली। जो अपना माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी वाला मामला है, उसमें कुछ इस तरीके से जोड़ा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट और स्टरलाइजेशन मेथड, ये आपका प्योर कल्चर टेक्निक्स, डाइल्यूशन, सीरियल डाइल्यूशन को हमने ऐड किया है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को जैसा कि हम नॉर्मल में स्टार्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एंजाइम कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, प्लाज्मिड्स क्या क्या होते हैं, आपके वेक्टर की परिभाषा क्या होती है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होते हैं, आपके यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसके बाद शटल वेक्टर क्या होते हैं, वायरस बेस्ड वेक्टर कौन से होते हैं। मजे की बात है, जितने से सवाल बनते हैं हमने उतना ही ऐड किया है, आपको सीएसआर नेट लेवल पे हमने इसमें टच नहीं किया है। ठीक है। जीन थेरेपी के लिए कौन से वाले वेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन है इस तरीके का। किस किस प्रकार से आपको डीएनए का इंट्रोडक्शन किया जाता है, आपका रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मेन मेन टेक्निक्स के नाम शॉर्टकट यहाँ पर टेबल्स की फॉर्म में बहुत सुंदर तरीके से बनाने का हमने प्रयास किया है। पीसीआर किस प्रकार से होती है, कौन से एंजाइम्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, कौन कौन से कोडोमिनेंट और डोमिनेंट मार्कर्स और उनके क्या क्या आधार होते हैं, किस किस चीज पर बात की जाती है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मामला क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मामला क्या है, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का मामला कैसे वर्क करता है, ये कौन कौन से जीन्स होते हैं। उसके बाद आप बीटी के बारे में आ जाइए, बीटी फसलें कौन कौन सी हैं, क्या कैसे कैसे इस्तेमाल हो रही है। न्यूट्रिशन के लिए गोल्डन राइस का मामला क्या है, आयरन रिच क्रॉप्स क्या होती है, फ्लेवर सेवर टमाटो क्या होता है, वायरस रेजिस्टेंट पपाया क्या होता है। बायो फर्टिलाइजर में हमने डिटेल्स डाली हैं कि कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर अभी हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स और उनके एप्लीकेशंस, जो एडिबल वैक्सीन या बायोप्लास्टिक्स वगैरह, बायोफ्यूल्स, इन सब के बारे में। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इन द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें इंट्रोडक्शन दिया है हमने 4 मेजर चीजों का, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन्स और इरिथ्रोपोइटिन का। जीन थेरेपी में किस किस चीज के लिए जीन थेरेपी कैसे कैसे इस्तेमाल हुई है, एडीए के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पिछले 2025 में ही, कि कैसे वो किया गया था जो पहली जीन थेरेपी थी एडिनोसिन डीएमएनेज का। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में कलर डायग्राम से हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है जितना हम कर सकते थे। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को आरडीएनए टेक्नोलॉजी से कैसे बनाया जाता है, कि जरूरी नहीं हर बार आप हाइब्रिडोमा को उस तरीके से इस्तेमाल करें, तो वो हमने कहा है। ह्यूमनाइज एंटीबॉडी क्या होती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये बड़े सुंदर तरीके से बना दिखाने का प्रयास किया है। आपका ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही 2 चीजें हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, डीएनए वैक्सीन क्या होती है, आरएनए वैक्सीन क्या होती है। कोविड की जो वैक्सीन है उस पर कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली सवाल पूछे जा रहे हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है, आपका बायोसेंसर्स कैसे वर्क करते हैं, हर चीज को बड़े कंसाइज तरीके से, छोटे तरीके से हमने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर को भी हमने बहुत शॉर्टकट बना दिया, जितना सा भी सवाल आते हैं प्रत्यक्ष तौर पे जो पूछे जाते हैं हमने उसको यहाँ पर डालने का प्रयास किया है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके बाद आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, साइब्रिड क्या होते हैं, आपके हैप्लॉइड कल्चर क्या होता है, उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन क्या होता है। ये छोटी सी एक लिस्ट आपको याद करनी है इसमें से।
प्लांट जर्म प्लाज्म का क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, डीएमएसओ वगैरह के ऊपर सवाल कई बार आते हैं। आपका एनिमल टिश्यू कल्चर में कौन सी सेल लाइंस क्या करती हैं, कैसे करती हैं, उनके बारे में डिटेल्स, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है, कैसे उसकी टेस्टिंग की जाती है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हमने पिछला जो सिलेबस था उसके अनुसार डालना है, ये नए के हिसाब से, क्योंकि नया तो कुछ है ही नहीं असल में। तो पीछे पीछे की तरफ क्या क्या सवाल आ चुके हैं सन 2015, 20, 23 और 25 में, उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है। अब बात कर लेते हैं अपना जो अपना यूनिट नंबर 5, उसमें मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम, उसमें सारे सारे के सारी चीजों को हमने इंक्लूड किया है मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स में, जिसमें कि जो 8-11 बायोम्स जो हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, आपका टैगा, उसके बाद आप बायोजियोग्राफिक रीजन्स, आपने 10 जो बायोजियोग्राफिक रीजन है, डक्कन प्लेट्यू, गैंजेटिक प्लेन और इस तरीके से, उन सबको हमने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर चूंकि ये कलर्ड वे में बड़ा शानदार तरीके से आपको नजर आएगा, कोशिश की है हमने बहुत अच्छा नोट्स बनाने की। एंडेमिज्म क्या है भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, रेड डेटा बुक्स क्या है, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड राजस्थान की एक अलग कैटेगरी बनाई है, भारत की एक अलग कैटेगरी बनाई है, जो कि हमें याद करना है काफी कुछ। जो रीजन इन्वेजिव प्लांट्स की जो इस पे बात की गई है, इन्वेजिव प्लांट्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि राजस्थान के संदर्भ में कौन सा है, भारत के संदर्भ में कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राजस्थान के स्तर पर, इवन राजस्थान में हमने सिर्फ राजस्थान नहीं लिया, हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे जो हमारे आजू बाजू वाले राज्य हैं, उनके अंदर क्या क्या नियम कायदे लगाए गए हैं, जैसे राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953, इस तरह की चीजों को भी हमने इंक्लूड किया है इसके अंदर। वाइल्ड लाइफ की जो डेफिनेशन है, इसमें सभी बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्टिंग डाली गई है 18 के 18, क्योंकि याद होना चाहिए, इसमें दो चार तो बड़े शानदार शानदार चीजें हैं। भारत की मुख्य मुख्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान की मुख्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स को एक पूरा अलग चैप्टर दिया है, क्योंकि आजकल का हॉट टॉपिक है बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के बायोजियोग्राफिक रीजन्स कौन से हैं, क्योंकि विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, राजस्थान के जो 5 मेजर नेशनल पार्क हैं वो, राजस्थान की कुछ सेंचुरीज, उसके अलावा सेक्रेड ग्रूव्स जो ओरन्स हैं, ओरन में मुख्य मुख्य लिए, वैसे 150 याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी में आपका क्या क्या मेजर हैं, हर जिले का अपना, जैसे राज्य पशु होता है वैसे जिला पशु कौन सा है, गोवंश का मामला, भैंसों की नस्लें कौन कौन सी होती है राजस्थान में, बकरियों की नस्लें कौन सी होती है, ऊंट की नस्लें कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल। प्लांट बायोडाइवर्सिटी, राजस्थान की एग्रीकल्चर, ये मजे की बात है, डायरेक्टली डिफाइन नहीं है, लेकिन प्लांट बायोडाइवर्सिटी में एग्रीकल्चर आता है। ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया है हमने जानबूझ के इस सिलेबस को। जो थ्रेट है राजस्थान के फ्लोरा को, वो क्या है, एथनोबॉटनी के टॉपिक्स को भी हमने 3 पेजेस में थोड़ा समराइज किया है कि अगर सवाल यहां से आ जाए तो क्या क्या हो सकता है। अब जरा पूरा का पूरा बायोटेक अगर हिंदी में हो तो कैसा लगेगा, पूरा का पूरा बायोटेक अगर हिंदी में हो तो उसको हमने इंग्लिश से थोड़ा सा नीचे रखा है, विशुद्ध रूप से इंग्लिश नहीं रखा है, क्योंकि काफी सारी टर्म्स में आपको दिक्कत आने वाली होती है। तो उसका जो हिंदी अभी तक तैयार किया है, मैं एक बार फिर बता दूं कि हिंदी के नोट्स हम लोग तभी प्रिपेयर करवाएंगे जब हमारे पास इंक्वायरी होगी, कि हिंदी थोड़ा सा जैसा कि हमारा अनुभव है कि हिंदी वाले थोड़ा सा पीछे हटते हैं नई चीजों को लेने में, थोड़ा सा उसका बुरा ना माने, जिसको हम नवाचार जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। खैर, हिंदी का भी हमने पूरा का पूरा कंटेंट इसी प्रकार से हिंदी में तैयार किया है, जो विशुद्ध रूप से हिंदी है, जितना ज्यादा हो सके उतना हमने हिंदी का इस्तेमाल करते हुए आपके लिए चीजों को बनाया है। कुछ इस टाइप की चीज है, पूरा का पूरा कंटेंट हिंदी में करके बगल में सभी के लिए हमने अंग्रेजी की टर्म्स का भी इस्तेमाल किया है, जो कि हमने भरपूर तरीके से इस जगह पे रखा है। जैसे कि मैं डीएनए क्लोनिंग के बारे में कहूंगा, तो यहाँ पर क्लोनिंग और सब क्लोनिंग का अनुवाद, इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा इसको रिफाइन कर रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से हिंदी है, लेकिन अति हिंदी को हमने अवॉइड किया है, क्योंकि जहां जहां पर भी हमें लगा कि भाई जैसे कि द्विरज्जु की, इसको हम डबल स्टैंडर्ड ही रखने वाले हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा द्विरज्जु की आपको समझना, डीएनए के संबंध में बात हो रही है। ठीक है। फिर भी जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, उनको कभी भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि अंग्रेजी वालों को हम ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता हमने, क्योंकि जो हमारा कंटेंट, इवन डायग्राम की पोजीशन तक हमने सेम रखी है कि इस जगह पर डायग्राम है तो उसी जगह पर डायग्राम होना चाहिए, कहीं और ना होना चाहिए। डायग्राम वो का वो इस्तेमाल किया है जो अंग्रेजी में है, जैसे कि आपने अंग्रेजी का भी कंटेंट देख लिया है अभी, तो हिंदी को हमने वैसे रखा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो भाषा है वो थोड़ा हिंदी को हमने ज्यादा
तवज्जो दी है एज कम्पेयर टू अंग्रेजी। अंग्रेजी का इस्तेमाल हमने कोष्टक में किया है इस प्रकार से। जैसे ठंडा जो है, बर्फ पर ठंडा, ये बेसिकली चिल्ड ऑन आइस है। आइस चिल्ड वाटर को हमने बर्फ पर ठंडा रख दिया, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। एग्रोस डायलेक्टोफोर इसको हिंदी में लिखा है, क्योंकि इसकी हिंदी नहीं बनाई जा सकती, वरना अ, बड़ी अजीब सी बन जाएगी। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन को सदर्न लिखा है, नॉर्दर्न को नॉर्दर्न लिखा है, क्योंकि सदर्न की अदरवाइज हिंदी बनाओगे तो दक्षिण हाइब्रिडाइजेशन और उत्तर हाइब्रिडाइजेशन, पश्चिम हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये असल में वो है ही नहीं। पीसीआर का जैसे हमने लिया है ये इस प्रकार से, तो सभी टेबल्स की भी हमने हिंदी करने का प्रयास किया है। डॉली मॉली पॉली की हिंदी की है, रोजी गाय जो है उसकी हिंदी कर दी है। पढ़ना, भाषा एक बड़ा हर्डल नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज्ञान हम दे रहे हैं, भाषा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी वाले ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, मेरा अभी तक का अनुभव जो रहा है इतने सालों का, क्योंकि आप लोग मेहनती होते हो थोड़ा सा, लेकिन आपको अपने जो आपने खोल बना रखा है, जिसको कंफर्ट जोन कहते हैं, उससे बाहर आना पड़ेगा। इस पे खर्च तो करना पड़ेगा, मुझे पता है थोड़ा सा महंगा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई बहुत जबरदस्त सी चीज ले रहे हैं तो इसको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग इसको लेंगे तभी जाकर हम अगला बनाएंगे, अदरवाइज शायद हम अगला नहीं बनाएंगे। बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। मैं कोशिश कीजिएगा ये प्रयास हमारे विफल न चले जाएं, क्योंकि नुकसान फाइनली आप ही का है, क्योंकि इतनी अच्छी चीजें हम लोग आपके लिए हिंदी में भी बना सकते हैं। बट सफलता असफलता ऑब्वियसली थोड़ी सी इसी बात पर निर्भर करती है कि हमने जो कार्य किया है वो कितना स्वीकार्य है आपके स्तर पर। और ये आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन, और ये सब कुछ अभी सब कुछ एडिटिंग में है, बट डजेंट मैटर। अगर हमारे पास इंक्वायरीज होंगी हिंदी की, तो ये इसको हम पूरा करने में हमें 3 से 4 दिन लगते हैं, कोई भी चीज करने में। प्लांट टिश्यू कल्चर की हिंदी कुछ इस प्रकार से बन रही है। विशुद्ध रूप से एनिमल टिश्यू कल्चर को भी हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, सारा का सारा, सारा ही कंटेंट कुछ इस प्रकार से। सो ये सब कुछ वो बातें हैं जो कि आपको फायदा दे सकती हैं। कोशिश कीजिएगा हमसे संपर्क करने